हेलो एवरीवन, हम प्रारंभ करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन। विद्युत रसायन आयनिक यौगिकों के अंदर आयनों के द्वारा विद्युत संचालन या विद्युत चालन से संबंधित है। इसमें हम विद्युत चालन के विभिन्न नियम तथा तुल्यांक चालकता, मूलर चालकता, विशिष्ट चालकता, चालकता, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध आदि के साथ में संबंध को प्रदर्शित करेंगे। इस टॉपिक के अंदर हम प्रारंभ करते हैं सबसे पहले विद्युत चालन या इलेक्ट्रिक कंडक्शन। विद्युत चालन का अर्थ है कि विद्युत धारा का अर्थात आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण किस तरीके से होता है, उस प्रक्रिया को हम विद्युत चालन के नाम से प्रदर्शित करते हैं। और विद्युत चालन के आधार पर यदि पदार्थों को वर्गीकृत किया जाए तो मूल रूप से पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, जिनमें से विद्युत धारा का संचालन हो सकता है उनको हम कहते हैं विद्युत चालक पदार्थ, और जिनमें से विद्युत धारा का संचालन नहीं होता है उन्हें हम विद्युत अचालक पदार्थ कहते हैं। अर्थात विद्युत चालन या इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस या कंडक्शन वास्तव में क्या है? इलेक्ट्रॉन का या आवेश का स्थानांतरण, आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण जो होता है उस प्रक्रिया को हम विद्युत चालन कहते हैं। विद्युत चालन के आधार पर यदि पदार्थ का वर्गीकरण किया जाए तो पदार्थ को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। विद्युत चालन के आधार पर वे पदार्थ जिनमें से विद्युत का संचरण हो जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन या आयनों के माध्यम से आवेश यदि स्थानांतरित हो सकता है तो ऐसे पदार्थों को हम विद्युत चालक पदार्थ कहते हैं, या इन्हीं के लिए सुचालक शब्द का उपयोग किया जाता है। तथा जिनमें से विद्युत का संचरण नहीं हो पाता है उन्हें हम विद्युत अचालक पदार्थ कहते हैं। तो इसकी जगह विद्युत अचालक, जिनमें से विद्युत का संचरण नहीं हो पाता है अर्थात आवेश स्थानांतरण जिनके आर पार संभव नहीं है, जबकि जिनमें से आवेश का स्थानांतरण हो सकता है इनको हम विद्युत चालक पदार्थ कहते हैं। विद्युत अचालक पदार्थ के यदि उदाहरण प्रदर्शित किए जाएं तो हम इसमें प्रदर्शित कर सकते हैं हीरा, जिसमें से विद्युत का संचरण नहीं हो सकता, विद्युत अचालक पदार्थ है। इसकी जगह हम ले सकते हैं रबड़, प्लास्टिक, मेलामीन ये बहुलक है तो मेलामीन। इसी तरह से बहुलक है बेकेलाइट, ताप दृढ़ बहुलक बेकेलाइट काले रंग का बहुलक यौगिक है। इसमें से भी विद्युत का संचरण नहीं होता है और इन पदार्थों को हम विद्युत अचालक पदार्थ कहते हैं। दूसरे प्रकार के पदार्थ जिनमें से विद्युत का संचरण हो सकता है उनमें विद्युत संचरण की प्रक्रिया के आधार पर हम इनको पुनः दो भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से हैं? वे पदार्थ या वे चालक पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन की सहायता से विद्युत का संचरण होता है, जिनको हम कहते हैं धात्विक चालक। दूसरे चालक पदार्थ जिनमें से विद्युत का संचरण आयनों के माध्यम से अर्थात धनायनों ऋणायनों के माध्यम से होता है, उन्हें हम विद्युत अपघटय चालक कहते हैं। वापिस ध्यान देना, विद्युत अपघटय चालक जिनमें से आयनों के माध्यम से विद्युत का संचरण होता है और जिनमें इलेक्ट्रॉन के माध्यम से विद्युत संचरण होता है उन्हें हम धात्विक चालक कहते हैं। तो इस तरीके से विद्युत चालन या आवेश स्थानांतरण जिन पदार्थों से हो सकता है उस प्रक्रिया के आधार पर पदार्थ हमने दो भागों में विभाजित किए, अचालक और चालक पदार्थ। अचालक पदार्थ उनके एग्जाम्पल, दूसरे चालक पदार्थ या विद्युत चालक पदार्थ यदि इलेक्ट्रॉन के माध्यम से विद्युत धारा का संचरण कर रहे हैं उनको धात्विक चालक, और जिनमें आयनों के माध्यम से विद्युत का संचरण होता है उन्हें हम विद्युत अपघटय चालक कहते हैं। अब यहाँ पर धात्विक चालक और जो विद्युत अपघटय चालक है
इनको हम अलग अलग तरीके से परिभाषित भी कर सकते हैं और इनमें डिफरेंशिएशन भी किया जा सकता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं धात्विक चालक। वास्तव में ये धातु हैं जिनमें से इलेक्ट्रॉन के माध्यम से विद्युत का संचरण होता है, मेटेलिक कंडक्टर कहलाते हैं। दूसरे हैं विद्युत अपघटय चालक, जिनमें आयनों के माध्यम से विद्युत का संचरण होता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन के द्वारा विद्युत संचरित होती है, यहां पर आयनों के माध्यम से विद्युत संचरित होती है। इसी तरीके से धात्विक चालक में यदि आयनों के माध्यम से विद्युत का संचरण होता है तो धातु की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो प्रकृति इनकी हमेशा ही अपरिवर्तित रहती है, अर्थात कितने भी समय तक यदि किसी चालक तार से विद्युत का संचरण किया जाए, चालक तार के संरचना और प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे घरों में कॉपर के वायर से या एल्यूमिनियम के वायर से यदि विद्युत संचरित हो रही है तो कितने समय बाद भी उस चालक तार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन विद्युत अपघटय चालक या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहते हैं या चालक कहा जाता है, और इनमें आयनों के माध्यम से यदि विद्युत संचरित होती है तो यहाँ इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना कि आयन इलेक्ट्रोड पर जाकर, विद्युत धारा जब संचरित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर जाकर आयन उदासीन होते हैं, और उदासीन होने की यह प्रक्रिया, उदासीनीकरण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अपघटन कहते हैं। एग्जाम्पल या उदाहरण के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो कोई भी आयन जैसे Na+ धनायन है जो कि गलित अवस्था में मान लीजिए उपस्थित है, तो यह आयन यदि इसके विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड, जिसको हम कैथोड कहते हैं, कैथोड की ओर ये आकर्षित होगा, आकर्षित होकर वहां पर जाकर के ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और सोडियम में अर्थात धातु में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रक्रिया को हम विद्युत अपघटन कहते हैं। इसी तरह की प्रक्रिया एनोड पर भी संपन्न होती है। यदि गलित NaCl जिसमें द्रव अवस्था में क्लोराइड आयन उपस्थित है, ये आयन एनोड की ओर आकर्षित होंगे जिस पर धनावेश है, और यहाँ जाकर इनमें से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे और यह क्लोरीन गैस के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीके से आयनों का उनके तत्वों में परिवर्तित होना या आवेश उदासीन करके तत्वों में बदलना, यह प्रक्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। और चूंकि विद्युत अपघटन प्रक्रिया यहाँ संपन्न हो रही है, इसीलिए हम इन पदार्थों को विद्युत अपघटय चालक कहते हैं। अर्थात विद्युत धारा के संचलन द्वारा इन आयनों का विद्युत अपघटन होता है और इन्हें हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के नाम से प्रदर्शित करते हैं। अंतिम अंतर यदि प्रदर्शित किया जाए तो धात्विक चालक यदि ताप में वृद्धि होती है तो उनकी चालकता के अंदर हमेशा क्या होगी? कमी होगी। तो यदि चालक तार जिसमें से विद्युत धारा का संचरण हो रहा है उसके ताप में वृद्धि हो जाती है तो लगातार विद्युत के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होगी, अर्थात प्रतिरोध बढ़ता है, अर्थात चालकता घटती है। तो यहाँ पर ताप में वृद्धि के साथ धात्विक चालक की चालकता में कमी होगी। लेकिन यदि विद्युत अपघटय चालक की बात की जाए तो इन चालकों के ताप में वृद्धि करने पर आयनन की दर बढ़ती है, अर्थात आयनीकरण की दर और गतिशीलता में वृद्धि होने के कारण यहाँ पर चालकता में वृद्धि होती है। तो इस तरीके से हम इन दोनों में इलेक्ट्रॉनिक या धात्विक चालक, आयनिक या विद्युत अपघटय चालक में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं कि धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉन की सहायता से, विद्युत अपघटय आयनिक चालकों में आयनों की सहायता से विद्युत धारा संचलित होगी। दूसरा, इनकी प्रकृति विद्युत धारा संचरण के बाद परिवर्तित नहीं होती, लेकिन इन विद्युत अपघटय चालकों में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इनका विघटन हो जाता है, अर्थात उदासीनीकरण या विद्युत अपघटन प्रक्रिया संपन्न होती है। इसी तरीके से धात्विक चालकों का ताप यदि बढ़ाया जाए तो चालकता में कमी होती है, जबकि विद्युत अपघटय चालकों का ताप बढ़ाने पर चालकता में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से हम धात्विक और विद्युत अपघटय चालकों में अंतर स्पष्ट कर सकते
है। अब एक नया शब्द और आता है कि वे पदार्थ जो विद्युत अपघटय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं उन पदार्थों को विद्युत अपघटय कहा जाता है। तो विद्युत अपघटय या इलेक्ट्रोलाइट क्या है? वे पदार्थ जो जल में या विलायक में घुलने पर आयनों में वियोजित हो जाते हैं तथा इन आयनों की सहायता से विद्युत धारा का संचरण करते हैं, उन पदार्थों को विद्युत अपघटय पदार्थ कहते हैं या इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट जितने भी हैं या विद्युत अपघटय जितने भी हैं या विद्युत अपघटय चालक जितने भी हैं, ये अरेनियस के आयनन सिद्धांत का पालन करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना कि ये विद्युत अपघटय चालक अरेनियस के आयनन सिद्धांत का पालन करते हैं। तो अरेनियस के आयनन सिद्धांत का पालन करने वाले विद्युत अपघटय पदार्थों को हम विद्युत अपघटय के नाम से प्रदर्शित करते हैं। तो अरेनियस के आयनन सिद्धांत का पालन विद्युत अपघटय पदार्थ करते हैं। तो अगला टॉपिक मैं यहाँ पर इसमें ले रहा हूँ, विद्युत अपघटय क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। विद्युत अपघटय या इंग्लिश में इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत अपघटय या इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत अपघटय या इलेक्ट्रोलाइट उन पदार्थों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो जल में घुलने पर अपने आयनों में वियोजित होकर के आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हीं को विद्युत अपघटय कहा जाता है। और आयनन की दर या आयनन की मात्रा के आधार पर हम इन विद्युत अपघटय पदार्थों को दो भागों में विभाजित करते हैं। तो ध्यान रखना, विद्युत अपघटय क्या है? विद्युत अपघटय अर्थात वे पदार्थ जो जल में घुलने पर अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं या आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हीं को विद्युत अपघटय कहा जाता है। और इनमें यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो इनमें उपस्थित आयन इलेक्ट्रोड पर जाकर अपघटित होते हैं, इसलिए इनको विद्युत अपघटय नाम दिया गया है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघटय पदार्थ कितने प्रकार के हो सकते हैं? आयनन की प्रकृति के आधार पर, ठीक है, ये ध्यान रखना, आयनन की मात्रा के आधार पर या आयनाइजेशन रेट के आधार पर हम इनको दो भागों में विभाजित करते हैं। वे विद्युत अपघटय जो पूर्ण आयनीकृत हो जाते हैं प्रबल विद्युत अपघटय कहलाते हैं, तथा वे विद्युत अपघटय जो पूर्ण रूप से आयनीकृत नहीं होते हैं, उनको हम दुर्बल विद्युत अपघटय के नाम से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात विद्युत अपघटय पदार्थ दो प्रकार के हैं, प्रबल विद्युत अपघटय या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरे हैं दुर्बल विद्युत अपघटय या जिनको कहा जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूर्ण आयनीकृत होते हैं, पूर्ण आयनीकृत होते हैं, जबकि दुर्बल विद्युत अपघटय अपूर्ण आयनीकृत होते हैं। अगर हम प्रबल विद्युत अपघटय के उदाहरण की बात करें तो प्रबल विद्युत अपघटय में वे सभी लवण इसमें प्रयुक्त किए जाते हैं जो जल में आयनीकृत होते हैं या फिर गलित अवस्था में आयनों में वियोजित हो जाते हैं या गलित अवस्था में विद्युत धारा का संचरण कर सकते हैं। तो सभी लवण जो जल में घुलनशील है, आयनीकृत होते हैं, वे ही प्रबल विद्युत अपघटय के रूप में कार्य करते हैं, तथा गलित अवस्था में भी यह आयनिक यौगिक प्रबल विद्युत अपघटय की तरह कार्य करते हैं। इसके अलावा सभी प्रबल अम्ल इस श्रेणी में आते हैं और तीसरे नंबर पे सभी प्रबल क्षार भी इसी श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के रूप में यदि प्रदर्शित किया जाए तो लवण के रूप में जैसे NaCl है, KBr है या Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट दिया गया है, या इसके अलावा प्रबल अम्ल के अंदर HCl है, HBr है, HNO3 है, HCl है, HBr, HNO3, H2SO4, ये सभी प्रबल विद्युत अपघटय की श्रेणी में आते हैं। इसी तरीके से यदि क्षार की बात की जाए तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी प्रबल विद्युत अपघटय की श्रेणी में आते हैं।
ये जल में घोलने पर लगभग पूर्ण आयनीकृत हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघटय कहलाते हैं। नेक्स्ट है दुर्बल विद्युत अपघटय, जिनका पूर्ण आयनीकरण नहीं होता है या अपूर्ण आयनीकरण होता है। और जब भी किसी विद्युत अपघटय का अपूर्ण आयनीकरण होता है तो ये विलयन के अंदर हमेशा साम्य का निर्माण करते हैं। तो विलयन साम्य का निर्माण करेंगे क्योंकि इनका पूर्ण आयनीकरण नहीं होगा। अनायनित अवस्था और आयनित अवस्था के मध्य एक निश्चित प्रकार का साम्य निर्मित होता है और ये साम्य आपने पढ़ रखा होगा, ओस्टवाल्ड के तनुता सिद्धांत के रूप में कार्य करता है, अर्थात विलयन की तनुता बढ़ाने पर आयनन की दर में वृद्धि दर्शाते हैं। तो ये विद्युत साम्य प्रदर्शित करते हैं और विलयन के अंदर साम्य दर्शाते हैं। यदि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ अपूर्ण आयनीकृत दुर्बल विद्युत अपघटय का, तो इसमें उदाहरण आते हैं दुर्बल अम्ल इस श्रेणी में रखे जाते हैं, साथ ही दुर्बल क्षार इस श्रेणी में रखे जाते हैं। ये दोनों ही जलीय विलयन में एक निश्चित साम्य का निर्माण करते हैं। दुर्बल अम्ल के अंदर अगर हम बात करें तो एसिटिक अम्ल CH3COH, इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक अम्लों के अंदर फॉर्मिक अम्ल ले सकते हैं, बेंजोइक अम्ल ले सकते हैं, एसिटिक अम्ल ले सकते हैं, टार्टरिक अम्ल ले सकते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल ले सकते हैं। सभी कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल हैं और इन्हीं को दुर्बल विद्युत अपघटय कहा जाता है। और यदि मैं दुर्बल क्षार की बात करूं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार की श्रेणी में आता है, जो कि जलीय विलयन में निश्चित साम्य का निर्माण करता है। इसी तरीके से यदि इसकी जगह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया जाए, दुर्बल विद्युत अपघटय की श्रेणी में आता है, पूर्ण आयनीकरण इसका नहीं होता है। तो इस तरीके से दुर्बल विद्युत अपघटय, दुर्बल क्षार, प्रबल दुर्बल विद्युत अपघटय में दुर्बल अम्ल भी इसी श्रेणी में आते हैं और ये दोनों ही जलीय विलयन में साम्य निर्मित करते हैं और साम्य को हम निम्न प्रकार से या इक्विलिब्रियम के रूप में निम्न रूप में लिखते हैं। अगर मैं एसिटिक अम्ल की बात करता हूँ तो CH3COH साम्य के अंदर एसिटेट आयनों तथा इससे निर्मित H+ आयनों के मध्य जलीय विलयन में साम्य का निर्माण करता है। और ओस्टवाल्ड तनुता सिद्धांत के आधार पर यदि इस विद्युत अपघटय की या विद्युत अपघटय विलयन की तनुता बढ़ाई जाए या उनकी विलायक की मात्रा बढ़ाई जाए तो साम्य अग्र दिशा में विस्थापित होता है, आयनन की दर बढ़ती है, अर्थात तनुता के साथ दुर्बल विद्युत अपघटय के आयनन की दर में हमेशा वृद्धि होगी। और यही नियम ओस्टवाल्ड तनुता सिद्धांत के नाम से प्रदर्शित किया जाता है, जिसकी सहायता से हम आयनन की मात्रा भी ज्ञात करते हैं। और पीएच भी आपने पढ़ रखे हैं, तो पीएच या आयनिक साम्यों के अंदर पीएच निर्धारण की प्रक्रिया भी हम इससे कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं विद्युत रसायन की। विद्युत रसायन में विद्युत चालकता की हमने बात की। विद्युत चालकता में पदार्थों को चालकता के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है, चालक पदार्थ और दूसरे अचालक पदार्थ। चालक पदार्थों को पुनः चालन में भाग लेने वाली प्रक्रिया के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है कि यदि विद्युत का संचरण या विद्युत चालन इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होता है तो धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक कहलाते हैं, और आयनों के माध्यम से होता है तो उनको हम आयनिक चालक कहते हैं, या इन्हीं के लिए विद्युत अपघटय चालन शब्द का उपयोग किया जाता है। विद्युत अपघटय चालक प्रदर्शित या चालन प्रदर्शित करने वाले पदार्थों को विद्युत अपघटय पदार्थ कहते हैं। और विद्युत अपघटय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन के अंदर या विलायक में मिलाए जाने पर आयनों में वियोजित होकर के आयन उत्पन्न करते हैं, जिनकी सहायता से विद्युत का संचरण होता है। ऐसे पदार्थ विद्युत अपघटय पदार्थ। यह पदार्थ आयनन की मात्रा के आधार पर दुर्बल और प्रबल दो प्रकार के हैं। दुर्बल विद्युत अपघटय यहाँ पर साम्य का निर्माण करते हैं और ओस्टवाल्ड तनुता सिद्धांत का पालन करते हैं। जबकि यदि मैं प्रबल विद्युत अपघटय की बात करता हूँ तो प्रबल विद्युत अपघटय लगभग पूर्णतः आयनीकृत होते हैं विलयन के अंदर, और ऐसी स्थिति में इनके उदाहरण के रूप में हम लिख सकते हैं सभी लवण, गलित अवस्था में लवण, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार इसी श्रेणी में आते हैं, जिनके एग्जाम्पल यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। तो ये इसकी प्रारंभिक प्रक्रिया है जिसमें हम विद्युत अपघटय ध्यान रखना है, आयनों में परिवर्तित होने वाले पदार्थ चाहे दुर्बल हो या प्रबल। दूसरा हमें ध्यान रखना है विद्युत अपघटय चालक जिनमें विद्युत धारा का संचरण आयनों के माध्यम से होता है। और इस टॉपिक के अंदर विद्युत रसायन फर्स्ट के अंदर हम
विद्युत अपघटनी चालकों का अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट हम प्रारंभ करते हैं विद्युत अपघटनीय चालन, अर्थात विद्युत अपघट्य पदार्थों में विद्युत का संचरण किस तरीके से होता है, विद्युत धारा का चालन किस तरीके से होता है, उस प्रक्रिया को यहाँ पर हम प्रदर्शित करेंगे। इन्हें हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के नाम से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर विद्युत का संचरण आयनों के माध्यम से होता है, जिनमें दो प्रकार के आयन हम काम में लेते हैं। एक तो है धनायन और दूसरे हैं ऋणायन। तो धनायन और ऋणायनों की सहायता से यहाँ पर विद्युत का संचरण होता है, धनायन और ऋणायन के सहायता से। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, इलेक्ट्रोड का नामकरण कैसे करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए कि जलीय विलयन में यदि आयन उपस्थित हैं और उसमें यदि इलेक्ट्रोड डाल करके दिष्ट धारा प्रवाहित की जाए या डायरेक्ट करंट प्रवाहित किया जाए तो हमेशा ऋणायन के लिए अंग्रेजी में शब्द हम काम में लेते हैं एनायन और धनायन के लिए शब्द हम काम में लेते हैं कैटायन। तो इन दोनों में से वे आयन जो कैथोड पर जाकर अपघटित होते हैं उनको कहा जाता है कैटायन, और जो एनोड पर जाकर अपघटित होते हैं उन्हीं को हम एनायन कहते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे कहा जा सकता है वह इलेक्ट्रोड जिस पर एनायनों का अपघटन होता है एनोड कहेंगे, जिन पर कैटायंस का अपघटन होता है उसको कैथोड कहा जाता है। अर्थात धनायन कैथोड पर अपघटित होंगे, ऋणायन एनोड पर अपघटित होंगे। नामकरण आपको इसी तरीके से ध्यान में रखना है। तो ये प्रक्रिया आप ध्यान रखें, आगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो विद्युत अपघट्य चालन के कुछ नियम हैं, उन नियमों में से सबसे महत्वपूर्ण नियम ओम का नियम, जो कि इलेक्ट्रॉनिक चालकों के लिए भी आपने पढ़ा है, वहाँ से हम इसको प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर ओम का नियम, ओम्स लॉ या ओम का नियम। ओम का नियम वैसे तो धात्विक चालकों के लिए दिया गया था, लेकिन यह नियम विद्युत अपघट्य चालकों के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। धात्विक चालकों के लिए यदि नियम को प्रदर्शित किया जाए तो ओम के नियम के अनुसार यदि किसी भी चालक तार के दो निश्चित बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर, दो निश्चित बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर की बात करें तो विभवांतर को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं V से। तो किसी भी चालक तार जिसमें से विद्युत धारा संचरित हो रही है उसके निश्चित दो बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर V, इस चालक तार में यदि I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो V हमेशा I के समानुपाती होता है। अर्थात चालक तार में I विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो इसके किसी दो बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर V प्रवाहित विद्युत धारा I के समानुपाती होता है, जिसको हम लिखते हैं V प्रोपोर्शनल टू I। और इसी को यदि इक्वलाइज किया जाए तो लिखा जाता है V इक्वल टू IR, और यहाँ पर जो R लिखा गया है ये समानुपातिक स्थिरांक है और इसे हम कहते हैं प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहा जाता है। और प्रतिरोध का मात्रक आपको ध्यान रखना है, ओम इसका मात्रक है, जिसको हम अलग अलग तरीके से प्रदर्शित करते हैं। चिन्ह के रूप में भी लिखा जा सकता है, इंग्लिश के अंदर लिखें OHM के रूप में लिखा जाता है, ये इसका प्रतीक है। तो या तो मात्रक ओम लिखें प्रतीक के रूप में लिखें, या इंग्लिश में OHM स्मॉल लेटर में लिख करके इसको प्रदर्शित किया जाता है, ये प्रतिरोध है। अर्थात किसी भी चालक तार के दो सिरों के मध्य विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहा जाता है। दूसरा यहाँ पर लिया गया है I, ये जो I प्रदर्शित किया गया है ये प्रदर्शित करता है विद्युत धारा की मात्रा को या विद्युत धारा को दर्शाता है, और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और इसे हम कैपिटल A के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा जो V दिया गया ये विभवांतर है और इसका मात्रक होता है वोल्ट।
वोल्ट के रूप में हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो ओम के नियम के अनुसार किसी भी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा I में किसी दो बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर V चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा I के समानुपाती होता है, जिसे इक्वलाइज करने पर स्थिरांक R प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं, और R प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोध किसी भी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहा जाता है। और ये V बराबर IR यहाँ पर क्या कहलाता है, ओम का नियम कहलाता है। अगर यही नियम किस पर अप्लाई किया जाए, विद्युत अपघट्य चालकों पर लागू किया जाए, तो विद्युत अपघट्य चालकों में आयनीकरण होने के बाद ही विद्युत धारा संचालित होती है। इसका मतलब विद्युत अपघट्य चालक हमेशा ही जलीय विलयन जिसमें आयन उपस्थित होते हैं उन्हीं के अंदर विद्युत का संचलन करते हैं। ये इसका डायग्राम है, मान लीजिए, जिसमें कोई भी विद्युत अपघट्य घोल रखा है, चाहे वो NaCl हो, चाहे कॉपर सल्फेट हो, या कोई भी विद्युत अपघट्य आप ले सकते हैं। इस विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा यदि प्रवाहित की जाए तो ये नियम किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर हम ओम का नियम विद्युत अपघट्य चालकों पर यदि लागू करें तो यहाँ पर आपको दो इलेक्ट्रोड लेने हैं, एक इलेक्ट्रोड बाईं ओर और दूसरा इलेक्ट्रोड है दाईं ओर। तो इसको इलेक्ट्रोडों को प्रदर्शित करने के लिए मैं ये प्रक्रिया लगाता हूँ। इस तरह का एक बॉक्स है और इस बॉक्स को यहाँ प्रदर्शित करें। इसी को मैं बाहर लेकर प्रदर्शित करता हूँ, लेकिन विलयन के अंदर होगा, ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम इसको दर्शाते हैं। ये प्लेट है धातु की जो कि इलेक्ट्रोड का कार्य कर रही है। दूसरी प्लेट बिल्कुल इसके सामने पैरेलल है, ये भी इलेक्ट्रोड का कार्य कर रही है। एक कैथोड है और एक एनोड है। एक पर प्लस आवेश है और दूसरे पर है माइनस आवेश, जो कि दिष्ट धारा स्रोत से सीधे जुड़े हुए हैं या बैटरी से सीधे जुड़े हुए हैं। इसमें ये इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, यहाँ पर हम विभवांतर की जगह शब्द का उपयोग करते हैं विद्युत वाहक बल। तो किसी विद्युत अपघट्य विलयन में दो इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विद्युत वाहक बल, जिसको कि यहाँ पर क्या कहा गया है, विभवांतर, वहां पर हम शब्द क्या काम में लेते हैं, विद्युत वाहक बल, विभवांतर भी कह सकते हैं। तो इन दो प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर या विद्युत वाहक बल, यदि इसे हम VE से प्रदर्शित करें तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के द्वारा प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा I के समानुपाती होता है। अर्थात दो इलेक्ट्रोडों के मध्य ये पूरा का पूरा सेटअप यहाँ पर इस विलयन में डूबा होना चाहिए। उसके बाद दो इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विद्युत वाहक बल या विभवांतर इस स्रोत या इलेक्ट्रोडों के थ्रू प्रवाहित की गई विद्युत की धारा I के समानुपाती होता है। और यदि इसको इक्वलाइज किया जाए तो इसको हम लिख सकते हैं E = IR, अर्थात यहाँ पर E बराबर IR के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं। सिर्फ अंतर ओम के नियम के अंदर इसमें और उसमें इतना अंतर है, यहाँ विभवांतर के रूप में V प्रतीक काम में लिया गया है और यहाँ पर हम विद्युत वाहक बल के रूप में E प्रतीक काम में लेते हैं। आप चाहें तो ये भी काम में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर V विभवांतर या विद्युत वाहक बल के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है या EMF के रूप में दर्शाया जाता है। तो ये ओम का नियम कहलाता है। तो विद्युत अपघट्य चालकों के लिए ओम का नियम क्या होगा, ओम का नियम होगा E = IR। यहाँ पर भी R का मात्रक ओम, इसका मात्रक एम्पियर और इसका मात्रक वोल्ट के रूप में लिखा जाता है। और यही प्रक्रिया विद्युत अपघट्य चालन के लिए ओम का नियम कहलाती है। और इसी प्रक्रिया को यदि आगे बढ़ाया जाए तो हम अगले में बात कर रहे हैं प्रतिरोध की। किसकी बात कर रहे हैं, प्रतिरोध की या रेजिस्टेंस की, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं किससे, R के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और प्रतिरोध वास्तव में क्या है, चालक तार में विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा है। उसी तरीके से विद्युत अपघट्य चालकों में प्रतिरोध वास्तव में क्या है, आयन जब किसी विलायक में से होते हुए इलेक्ट्रोड की ओर बहते तब इसमें आयनों और आयनों के मध्य अंतःक्रिया तथा
आयनों और विलायक के अणुओं के मध्य होने वाली अंतःक्रिया जिसकी द्वारा आयनों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है, उसको यहाँ पर हम प्रतिरोध कहते हैं। तो विद्युत अपघटयों के लिए प्रतिरोध को कैसे परिभाषित किया जाता है कि किसी विद्युत अपघटय में आयनों के इलेक्ट्रोडों की ओर प्रवाह में उत्पन्न बाधा, जिसमें आयन आयन अंतःक्रिया और आयन विलायक अंतःक्रिया शामिल है, इसी को हम प्रतिरोध के रूप में प्रदर्शित करते हैं। लेकिन विलायक और विद्युत अपघटय बदलने के साथ इनकी प्रकृति या प्रतिरोध की प्रक्रिया भी परिवर्तित होती रहती है। विलायक की मात्रा के साथ भी परिवर्तित होती है और ताप के साथ भी परिवर्तित होती है, जो कि इसके प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम प्रतिरोध की बात कर रहे हैं। तो किसी भी विद्युत अपघटय विलयन में यदि ये इस तरह के दो इलेक्ट्रोड रखे गए हैं, मैं संरचना इस रूप में इसलिए बना रहा हूँ कि यहाँ पर विद्युत अपघटयों के अंदर रखे गए इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी बिल्कुल समान होनी चाहिए, अर्थात दोनों इलेक्ट्रोड बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए। इसीलिए इसको इसी रूप में निर्मित किया जाता है। इनके मध्य की दूरी बिल्कुल फिक्स रखना अनिवार्य है और इलेक्ट्रोड जो हैं वो चपटे या प्लेट नुमा संरचना में होते हैं। यहाँ पर यदि मैं प्रतिरोध की बात करता हूँ तो ये पूरा दोनों इलेक्ट्रोड पूर्ण रूप से जल में डूबी हुई अवस्था में होने अनिवार्य हैं। उसके बाद ही इसको परिभाषित किया जा सकता है या चालकता को परिभाषित किया जा सकता है। पहले मैं प्रारंभ करता हूं, प्रतिरोध यदि धात्विक चालकों के लिए लिया जाता है तब क्या स्थिति होती है। धात्विक चालक में प्रतिरोध कैसे दर्शाया जाता है? प्रतिरोध दर्शाया जाता है R समानुपाती है चालक तार की लंबाई के। किसी भी चालक तार की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। तो R L के अर्थात चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। और दूसरा, चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि ये चालक तार है तो ये इसके चालक तार के पृष्ठीय क्षेत्रफल या A को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से चालक तार की लंबाई को प्रदर्शित किया जाता है, जबकि यहाँ पर चालक तार के काट क्षेत्रफल को A से प्रदर्शित करते हैं, जो कि हम यहाँ पर चालक तार को काटने के बाद इधर जो क्षेत्रफल बचता है उसी को A के रूप में दर्शाते हैं। ये चालक तार की प्रक्रिया के लिए है। R इक्वल प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A के रूप में लिखा गया। लेकिन यदि यही विद्युत अपघटय के लिए लिया जाए जिसमें इलेक्ट्रोड जल में पूर्णतः डूबी हुई अवस्था में उपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में विद्युत अपघटय चालक के लिए ध्यान रखना, विद्युत अपघटय चालक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए प्रतिरोध को प्रदर्शित किया जाता है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी L के रूप में लिखी जाए तो इन इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी जितनी ज़्यादा होगी प्रतिरोध उतना ही अधिक होता है। अर्थात इलेक्ट्रोड जितने ज़्यादा दूर ले जाओगे इन विद्युत अपघटय चालकों का प्रतिरोध लगातार बढ़ता है। तो हम यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं, चालक इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी कितनी है? L है। तो प्रतिरोध में L जितना ज़्यादा होगा या इन इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी जितनी ज़्यादा होगी प्रतिरोध उतना ही अधिक हो जाएगा। दूसरी बात करें, काट क्षेत्रफल जैसे वहाँ A लिखा था तो यहाँ A कहाँ से आएगा? तो A को हम यहाँ से प्रदर्शित करते हैं। यदि ये जो इलेक्ट्रोड चपटा इलेक्ट्रोड लिया गया है इसकी लंबाई x है और यदि इसकी चौड़ाई कितनी दी गई है y, तो लंबाई इंटू चौड़ाई क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। तो इस चपटे इलेक्ट्रोड की लंबाई और चौड़ाई का जो गुणनफल है, जो क्षेत्रफल कहलाता है, यहाँ पर इस क्षेत्रफल A के क्या हो जाएगा? ये व्युत्क्रमानुपाती। और यहाँ इस इलेक्ट्रोड के लिए A x इंटू वाई के गुणनफल के बराबर अर्थात लंबाई इंटू चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी बढ़ने के साथ प्रतिरोध बढ़ता है तथा एक चाल इलेक्ट्रोड है या जो आमने सामने इलेक्ट्रोड दिए गए हैं इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होता है प्रतिरोध उतना ही कम हो जाए। इसका मतलब विलयन के अंदर यदि हम इलेक्ट्रोड की जगह लंबी पट्टियां या बड़े सारे प्लेट्स लगा देते हैं तो प्रतिरोध कम किया जा सकता है। तो काट क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा प्रतिरोध उतना ही कम, और अगर
ए या इन इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी जितनी ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर भी L/A के समानुपाती और यहाँ भी R L/A के समानुपाती लिखा जाता है। लेकिन एक चीज़, अगर मैं इस इलेक्ट्रोड के अंदर या इस संरचना के अंदर ये सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को निश्चित कर देता हूँ तो यहाँ पर L/A क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और यहाँ पर L/A को हम यहाँ कांस्टेंट के रूप में प्रदर्शित करते हैं G से, और G यहाँ पर कहलाता है सेल नियतांक। तो ध्यान रखना, किसी भी विद्युत अपघट्य चालक में रखे गए इस तरह के सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल निश्चित है, दोनों इलेक्ट्रोड बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए, उनके मध्य की दूरी सभी जगह निश्चित L है। तो यह एक स्थिरांक के रूप में सेल कांस्टेंट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे L/A के द्वारा दर्शाते हैं। तो यहाँ पर G जो लिखा गया है ये सेल नियतांक या सेल कांस्टेंट कहलाता है। अब इसका मात्रक ध्यान रखना, लंबाई का मात्रक यदि सेंटीमीटर में लिया जाए तो x सेंटीमीटर y सेंटीमीटर दोनों का गुणा करेंगे तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और लंबाई हो जाएगी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इस सेल स्थिरांक का मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में या प्रति सेंटीमीटर के द्वारा दर्शाते हैं। तो ध्यान रखना इसका मात्रक क्या चीज़ है, यहाँ पर सेल नियतांक जो दिया गया है इसका मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में दर्शाया जाता है। और यदि इसको समानुपातिक रूप में चिन्ह को हटा करके अगर मैं बराबर का चिन्ह लगाता हूँ तो एक कांस्टेंट रखेंगे, इनटू हो जाएगा G, और यहाँ जो नया कांस्टेंट रखा है इसको हम उच्चारण के रूप में लिखते हैं RHO या रो कहा जाता है, ये इसका प्रतीक रो के रूप में है। और यहाँ पर जो यह समानुपातिक स्थिरांक रखा है इसे हम नाम देते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। R को कहा था हमने प्रतिरोध, तो इसे हम नाम देते हैं विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध रो के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ये जो संबंध दिया गया है R इक्वल टू रो इंटू G, R प्रतिरोध है, रो विशिष्ट प्रतिरोध है और G है सेल कांस्टेंट। और सेल कांस्टेंट को विशिष्ट प्रतिरोध से गुणा करने पर R प्राप्त होता है। और यदि मैं G का मान इकाई कर देता हूँ, G इकाई कब होता है, यदि लंबाई 1 सेंटीमीटर रखी जाए, इलेक्ट्रोड की लंबाई और चौड़ाई 1-1 सेंटीमीटर और इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी भी 1 सेंटीमीटर है, तो परिणामी रूप से सेल कांस्टेंट का मान इकाई होगा। और उस समय विशिष्ट प्रतिरोध किसके बराबर हो जाएगा, प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। तो यहाँ आपको एक पहला सूत्र ध्यान रखना है, प्रतिरोध बराबर विशिष्ट प्रतिरोध इंटू सेल कांस्टेंट। तो विशिष्ट प्रतिरोध को सेल नियतांक से गुणा करने पर विलयन का या विद्युत अपघट्य विलयन का प्रतिरोध प्राप्त होता है। अब एक महत्वपूर्ण चीज आती है कि सामान्य परिस्थितियों में हम प्रतिरोध या धात्विक चालकों के लिए प्रत्यक्ष प्रतिरोध का उपयोग करते हैं, लेकिन हम विद्युत अपघट्य चालकों के लिए, जो विद्युत अपघट्य चालक दिए गए हैं, इन चालकों के लिए हम प्रत्यक्ष प्रतिरोध शब्द काम में नहीं लेते हैं, उसकी जगह हम दूसरे शब्द का उपयोग यहाँ पर करते हैं। तो विद्युत अपघट्य विलयनों के लिए हम एक नए शब्द का उपयोग करते हैं जिसको कहा जाता है चालकता या कंडक्टेंस, C के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसी के लिए शब्द और काम में लिया जाता है चालकत्व, चालकता या चालकत्व। और चालकता वास्तव में प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता क्या है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, अर्थात C इक्वल टू होता है 1/R। तो चालकता, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोध जितना कम होगा चालकता उतनी अधिक हो जाएगी, और प्रतिरोध जितना अधिक होगा चालकता उतनी ही कम हो जाएगी। अर्थात विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती होती है। और चूंकि प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती है तो इसका मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। किसका मात्रक, हम चालकता के मात्रक की बात कर रहे हैं। चालकता का मात्रक कितना होगा, R का मात्रक होता है ओम,
तो चालकता का मात्रक हो जाएगा 1/ओम, जिसको हम लिखते हैं ओम इनवर्स या प्रति ओम के द्वारा दर्शाया जाता है। इसके अलावा इसको हम प्रदर्शित करते हैं चिन्ह के रूप में, तो चिन्ह लगा ओम का चिन्ह बना करके इनवर्स कर दीजिए, या फिर अंग्रेजी में हमने लिखा था OHM ओम और यहाँ पर कर दीजिए इनवर्स, या फिर हम इसी OHM को उल्टा लिख दें MHO, तो भी इसके प्रतीक के रूप में हम लिख सकते हैं MHO, अर्थात मोह लिखा जाए तो भी यह चालकता के प्रतीक या चालकता के मात्रक को प्रदर्शित करता है। लेकिन आधुनिक रूप में SI पद्धति के अंदर हम इन मात्रकों के स्थान पर नए मात्रक को काम में लेते हैं और उसे कहा जाता है साइमन, जिसे कैपिटल S प्रतीक के रूप में प्रदर्शित करते हैं, अर्थात साइमन के रूप में इसको दर्शाया जाता है। तो वापस ध्यान रखना, विद्युत अपघटय विलयन की चालकता का मात्रक, बाकी सब तो ध्यान है ही, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है साइमन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो साइमन या कैपिटल S इसका प्रतीक है, जो कि प्रति ओम या महो के रूप में दर्शाया जाता है और साइमन S के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। तो साइमन विद्युत अपघटय विलयन की चालकता का मात्रक या चालकत्व के मात्रक को प्रदर्शित करता है। तो हमने यहाँ पर अभी जो प्रक्रिया ली है उसके अंदर हमने क्या क्या लिया है, विद्युत अपघटय विलयन के लिए हम विद्युत अपघटय विलयन की बात कर रहे हैं, और विद्युत अपघटय विलयन में चालन के आधार पर यदि प्रदर्शित करें तो एक तो हमने संबंध लिया R = ρ/G, दूसरा संबंध लिया C = 1/R, इस रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। और एक अंतिम चीज और ले लेते हैं, इन सभी के मात्रक आपको बताए जा चुके हैं। G क्या है, सेल नियतांक, सेल नियतांक का मात्रक होता है सेंटीमीटर इनवर्स। ये है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक यदि पूछा जाए तो विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर होता है, ये लेंगे तो R/ हो जाएगा G। R का मात्रक होता है ओम, इसको मैं OHM के रूप में लिख रहा हूँ, और ये G का मात्रक आपको बता रखा है सेंटीमीटर इनवर्स होता है। और यदि इसको ऊपर लेके आ जाएं तो ये हो जाता है ओम सेंटीमीटर इनवर्स के द्वारा हम इसको प्रदर्शित करते हैं, ओम सेंटीमीटर इनवर्स। और यदि मैं इसको साइमन में प्रदर्शित करूं तो ये हो जाएगा प्रति साइमन्स प्रति सेंटीमीटर के रूप में हम इस विशिष्ट प्रतिरोध के मात्रक को दर्शाते हैं। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध को दर्शाता है और इसका मात्रक हो जाएगा प्रति साइमन प्रति सेंटीमीटर या ओम इंटू सेंटीमीटर, सॉरी ये ऊपर लाने पर ये ओम इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यहाँ पर ये होगा ओम इंटू सेंटीमीटर और ये हो जाएगा प्रति साइमन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गुणा में आ जाएगा। तो ओम इंटू सेंटीमीटर या सेंटीमीटर प्रति साइमन के रूप में हम विशिष्ट प्रतिरोध की मात्रक को प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रक्रिया को आप वापस ध्यान रखना, मात्रक आपको सबके आने चाहिए और प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हमने चालकता को प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रदर्शित किया था, उसी तरीके से यदि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम लिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, वो महत्वपूर्ण है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है विशिष्ट चालकता। चालकता का व्युत्क्रम प्रतिरोध या प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है, तो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, विशिष्ट चालकता। और विशिष्ट चालकता या स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम कप्पा या के से प्रदर्शित करते हैं, और कप्पा वास्तव में क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हमने लिख रखा है, तो यहाँ पर के का मात्रक या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा, इसका इन्वर्स करें तो साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और यह संबंध हम सेल स्थिरांक के साथ में भी जोड़ के दर्शा सकते हैं। उसके लिए मैं ये वाला समीकरण चेंज करता हूँ, आप ध्यान से देखें। तो ये लिखा गया है R, इसमें मैं रो इधर ले आता हूँ, R उधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/रो, R उधर ले जाने पर ये हो जाएगा 1/R,
और जी को एज इट इज़ रहने देते हैं। 1/ρ के लिए हम प्रतीक प्रदर्शित करते हैं कप्पा या के बराबर 1/r की जगह हम लिखें सी और सेल कांस्टेंट को जी से प्रदर्शित किया जाए तो एक नया संबंध आ जाएगा जो प्रदर्शित करेगा विशिष्ट चालकता बराबर हो जाता है चालकता गुणा सेल नियतांक। और इनको यदि एक साथ प्रदर्शित किया जाए तो शॉर्ट में होता है KCG। महात्मा गांधी जी के पूरे नाम को यदि लिखें तो वहाँ आता है मोहनदास करमचंद गांधी, तो उसमें मोहनदास को छोड़ दिया जाए तो करमचंद गांधी के रूप में हम इस रिलेशन को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें K है विशिष्ट चालकता, C है चालकता या चालकत्व और G यहाँ पर सेल नियतांक को दर्शाता है। तो इस तरीके से हम विद्युत अपघट्य चालकों के लिए प्रतिरोध, चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध व विशिष्ट चालकता को प्रदर्शित करते हैं। इन सभी के मात्रक आपको ध्यान में रखने हैं और मैं एक बार मात्रक आपको पुनः प्रदर्शित कर देता हूँ। एक तो हमने प्रतीक लिया R, एक लिया ρ, एक लिया G, एक लिया C, एक लिया हमने कप्पा। इनके यदि मात्रक प्रदर्शित किए जाएं तो इसका मात्रक है ओम, ρ जो दिया गया है ये इसके साथ संबंधित है और इसका मात्रक होता है प्रति साइमन सेंटीमीटर या ओम इंटू सेंटीमीटर के रूप में, प्रति ओम या मोह इंटू प्रति साइमन सेंटीमीटर के रूप में हम इसको प्रदर्शित करते हैं। यहाँ लिखा गया था तो रो का मात्रक साइमन्स प्रति सेंटीमीटर के रूप में हम इसको प्रदर्शित करते हैं, तो प्रति साइमन सेंटीमीटर के रूप में दर्शाते हैं। जी जो दिया गया है सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में दर्शाया जाता है। सी का मात्रक हमने यहाँ पर लिखा था साइमन्स के रूप में दर्शाया जाता है और के का मात्रक जो लिया गया है ये साइमन सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और अगर हमें प्रतीक के साथ में मात्रक पता है तो इन मात्रकों का उपयोग करते हुए इसके सही सूत्र भी हम याद रख सकते हैं और उन सही सूत्रों के द्वारा आपको मात्रक भी याद रखे जा सकते हैं। तो इस तरीके से विद्युत अपघट्य चालन में हम इन सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं और एक फार्मूला आपको KCG संबंध भी ध्यान में रखना है। ठीक है, इस तरीके से विद्युत अपघट्य चालक की प्रारंभिक प्रक्रिया यहाँ पर कंप्लीट होती है और इसका व्युत्पन्न तथा तुल्यांक चालकता व मोलर चालकता ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर वापस प्रारंभ करेंगे। थैंक यू सो मच। ये टॉपिक हम BSc व BSc B.Ed इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए लेकर आए हैं और ये कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग टू प्रोसेस चलेगा और इस प्रोसेस में आप परम रसायन जो YouTube चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लगा दें ताकि आने वाली आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे और इनको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी छात्र इसका लाभ प्राप्त कर सकें। थैंक यू सो मच।